किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी संबंधी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। चाहे बात खेती में नवाचार, नई तकनीक की हो या फिर कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेना हो, इस मंच के माध्यम से ये सभी जानकारियां आप किसान भाई बहनों तक पहुँचती हैं। कार्यक्रम को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 64वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और ये आयोजन किया गया पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में। क्या विशेष रहा इसमें, आइए डालते हैं नजर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का 64वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया। समारोह में कुल 470 छात्र छात्राओं को उनकी कड़ी मेहनत और सफल शैक्षणिक यात्रा के लिए डिग्रियां प्रदान की गयीं। दीक्षांत समारोह न केवल विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि का अवसर है, बल्कि ये एक संकेत भी है कि भारत का कृषि क्षेत्र नई पीढ़ी के हाथों नवाचार, ज्ञान और तकनीक आधारित विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। गौरतलब है कि IARI पूसा दिल्ली 121 वर्ष पुराना अग्रणी संस्थान है, जो हरित क्रांति का केंद्र और कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार का प्रमुख अग्रदूत रहा है। संस्थान ने देश के करोड़ों लोगों की खाद्य, पोषण एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है तथा 1923 से शुरू हुए अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक सदी से अधिक समय से उत्कृष्टता की परंपरा को बनाए रखा है। आज मैं बधाई देता हूं अपने उन सारे बेटे बेटियों को जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है, लेकिन यह दीक्षा का अंत नहीं है, यह जीवन का नया आरंभ है, नया प्रारंभ है। ICAR की उपलब्धियों के बारे में अभी बताया गया, मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज जाट साहब आपको मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, 2 साल बाद पूरे 100 साल होने वाले हैं, तो हमारा शताब्दी वर्ष धूमधाम से और अनूठे तरीके से मनाया जाए, उसके लिए एक कमेटी बना दें। आपने जो एग्री एजुकेशन प्राप्त किया इसको भूलना मत। आप साइंटिस्ट बने, आप प्रोफेसर बने, ऐसे किसान हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हैं ऐसे जो खेती कर रहे हैं और उत्पादन पद्धतियों के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। कोई एग्री एंटरप्रेन्योर बनेगा, स्टार्टअप्स, नवाचार, नई नई पद्धतियां, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, उन पद्धतियों को विकसित करने का काम करेगा। अगर दूसरी नौकरी में भी चले जाओ तो भी खेती के कल्याण को मत भूलना, किसानों के हित सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर अपनी मौजूदगी को और सशक्त करता जा रहा है। इसी संबंध में वर्ल्ड डेयरी समिट 2027 का आयोजन हमारे देश की मुंबई नगरी में होगा और इसकी घोषणा भी की गई। इसी के साथ ही एक डेयरी एक्सपो का भी आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में। 12 से 14 फरवरी तक चल रहे इस सम्मेलन में 3000 से ज्यादा विशेषज्ञ,
किसान और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए, जहां नई तकनीक, मशीनें और डेयरी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। उसमें डेयरी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका होने जा रही है और इस क्षेत्र में अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने कहा, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो किसानों के हित में काम करता है। जो डिस्कशन होगा, उससे जो आउटकम होगा, उसको हम लोग रिकमेंड करके सरकार में भेजते हैं कि किसानों के बीच जो चर्चा हुई, इस चर्चा के बाद हम लोग जो यहाँ पे इस कंक्लूजन पे आए हैं और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। इस सेक्टर में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मेलन में पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। खाद्य सुरक्षा के बाद अगली हमारी सरकार की प्राथमिकता है पोषण सुरक्षा, और इसके लिए कई तरह के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। माइक्रोग्रीन आप अपने घर में किसी भी प्रकार के अनाज और सब्जियों से उगा सकते हैं और ये 7 से 10 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो माइक्रोग्रीन जो होते हैं वो अंकुरित अनाज की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसा कि हम घर पे अगर स्प्राउट बनाते हैं तो स्प्राउट होता है कि जब सीड से छोटा सा तना बाहर निकल आता है, तो इस अवस्था को हम स्प्राउट या अंकुरित अनाज बोलते हैं। तो जो माइक्रोग्रीन है, ये इससे 7 से 8 दिन ज़्यादा की अवस्था है। इसमें इन छोटी छोटी रूट्स भी निकल आएगी जिन्हें हम जड़ कहते हैं, और इसके साथ ही तने से छोटी हरी पत्तियाँ निकल आती हैं। जब तने से छोटी हरी पत्तियाँ पूरी तरह खिल जाती है तो इस अवस्था को माइक्रोग्रीन बोलते हैं। ये माइक्रोग्रीन बीज और अंकुरित अनाज और परिपक्व सब्जियों की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और इसके साथ दूसरा फायदा है कि माइक्रोग्रीन पत्तीदार होते हैं, जिसकी वजह से स्प्राउट और अंकुरित अनाज की तुलना में इन्हें पचाना काफ़ी आसान होता है। और तीसरा और मुख्य फ़ायदा माइक्रोग्रीन का यह है कि इनमें पोषक पदार्थ, जैसे कि हम कहें कि विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और फिनोल कंटेंट और दी एंटीऑक्सीडेंट, ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये आपके बीजों और परिपक्व सब्जियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इन माइक्रोग्रीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी किया जा सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर हम ब्रोकली का माइक्रोग्रीन बनाते हैं तो इस ब्रोकली के माइक्रोग्रीन में ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि एक एंटी कैंसर कंपाउंड है, ये 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है आपकी परिपक्व ब्रोकली की सब्जी की तुलना में। उसी प्रकार अगर मधुमेह रोगी मेथी के माइक्रोग्रीन का उपयोग कर सकता है, और महिलाएं गर्भावस्था के दौरान दलहनी माइक्रोग्रीन लाइक कि आपका मूंगबीन का माइक्रोग्रीन खा सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दलहनी माइक्रोग्रीन फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने का एक स्रोत बन सकते हैं। तो ये माइक्रोग्रीन आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके साथ माइक्रोग्रीन का दूसरा फ़ायदा ये है कि 7 से 10 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इतने कम समय में किसी भी प्रकार के कीट और बीमारियों का खतरा नहीं होता है। तो इसी वजह से इसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से ये पोषक पदार्थ होने के साथ साथ ही सुरक्षित भोजन भी है। तो अगर कोई भी इंसान अपने घर पे माइक्रोग्रीन लगाना चाहता है तो वो किसी भी प्लास्टिक ट्रे का उपयोग कर सकता है, या गमले में माइक्रोग्रीन लगा सकता है, या किसी खाली पड़े हुए कंटेनर का उपयोग कर सकता है। तो माइक्रोग्रीन लगाने के लिए सबसे पहले आपको बीज लेना है, और बीजों को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। और उसके बाद आप मिट्टी या कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप पानी का स्प्रे देके थोड़ा गीला कर लें। यहाँ पे ध्यान रखें कि इसे आप ज़्यादा गीला नहीं करना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें फंगस के ग्रो होने का खतरा रहता है। तो उसके बाद आप ट्रे में 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी लेयर बनाएं, और उसके बाद सोखे हुए सीड इसमें डालें, और ऊपर से एक पतली सी मिट्टी या कोकोपीट की लेयर डाल के पानी का स्प्रे करें। और इस ट्रे को आप अपने घर में इसे उस स्थान पे रखें जहाँ पे सूरज की भरपूर रोशनी आती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आप तक उन किसानों की कहानियां पहुंचाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं, अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं और बिना चुनौतियों के सामने झुके हुए वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही किसान से। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो
फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की RQR रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का RQR रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसको छोटा छोटा चाप कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने KVK के माध्यम से शुरुआत किया तो
तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में हम आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों के लिए हैं, और उन्हीं में से आज हम बात करने वाले हैं ई-नैम के बारे में। जी हाँ, ई-नैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे किसान घर बैठे ही देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसका हमारे किसान लाभ उठाएं। कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। 1
ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।